Hello everyone, good evening. I am Priyanka, your UGC NET Paper 1 faculty. How are you all? क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइमली. गुड इवनिंग जी सभी को. ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? रितु राज जी गुड इवनिंग. लोमन कुमार जी गुड इवनिंग. ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग जी. यस बोथ आर क्लियर मैम. ठीक है जी. ओके सो आज हम करने वाले हैं जी आपके रिन्यूएबल आपके रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और साथ के साथ हम कुछ सॉलिड वो पढ़ेंगे, सॉइल सॉइल पॉल्यूशन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ वेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है. पीडीएफ तो सबको मिल गई होगी. कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो पॉल्यूशन की? इसके बाद करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे. आफ्टर दैट हम करेंगे आपके जितने भी नेचुरल हजार्ड्स है वो करेंगे. मैं ठीक हूँ जी. आप कैसे हो? मिल गई है. ठीक है जी. कल हमारी क्लास ना डिस्कनेक्ट हो गई थी बिकॉज वाईफाई मेरा चलना बंद हो गया था कल अपने आप ही. तो वो चला ही नहीं फिर. आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, शिमला में बारिश भी ज्यादा हो रही है, मे भी उस वजह से नहीं चलता है वाईफाई ना. तो लाइनें बैकएंड से ही नहीं चल रहा था, किसी का भी नहीं चल रहा था कल वाईफाई. क्योंकि किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार. आज 9 PM भी आपकी क्लास है और 9 PM हम करने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 वाले सारे ही मीन्स के जो इम्पोर्टेंट थे वैसे तो हमने किए हैं 2023 और 2022 के. जो नहीं किए थे वो मैं सारे लेके आई हूँ. इसके बाद हम नेक्स्ट वीक से जो आपका नवंबर रहने वाला है वहां पे रिवीजन भी होगी, उसमें करेंगे 2023 वाले जून के. ठीक है. तो इस वीक चलने दो 2022 वाले रिसर्च टीचिंग कम्युनिकेशन एंड आपका पीपल एंड डेवलपमेंट 2022 के कर लेंगे. ठीक है. पीपल एंड डेवलपमेंट 2023 वाले करेंगे फेब और मार्च वाले. बाकी रिसर्च और कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड हमारे 2023 वाले हो चुके ऑलमोस्ट. तो 2022 वाले करेंगे इन 3 यूनिट के. क्लियर है जी सबको? मैं बहुत देर वेट किया कल हम लोगों ने. हाँ एक्चुअली ना वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था कल. वेट मैंने भी किया बट नहीं चल रहा था वाईफाई, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी. इसलिए फिर क्लास नहीं ली कल. मैंने ली तो थी आधे घंटे की. अच्छा मुझे ये बताओ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और करना है? जरूरत है? वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की. मैंने ट्रिक बता दी, अब उसको वैसे सॉल्व करो. अगर आपके पास फिलर फॉर्म की बुक है, जीतू सर वाली बुक है, तो वहां पे जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिए उसको लगाओ. जो आपको ट्रिक बताइए, क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है, बस आपका वैसे आंसर आ जाएगा. ठीक है. कल 9 PM भी वेट किया आपका. हाँ जी 9 PM मैं भी सोच रही थी कि वाईफाई चल पड़ता तो मैंने क्लास ले ले रही थी जी. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जरूरत है करने की कि इनफ है? मैम बीच बीच प्रैक्टिस करवा देना. हाँ ठीक है, बीच बीच में करवा देंगे प्रैक्टिस. ठीक है. वैसे खुद से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ये दो चीज ऐसी है जहाँ पे आपकी खुद की प्रैक्टिस होती है यहाँ पे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डाटा इंटरप्रिटेशन में जितना मर्जी करवा लूं, बट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, वहां पे खुद की प्रैक्टिस होगी आपकी. ठीक है. ठीक है जी. ओके. नहीं मैम क्या हुआ? क्या हुआ नामिका जी? ठीक है. करते फिर क्लास स्टार्ट आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से करते. पहले थम्स अप दे दो सभी और पॉजिटिव अपने लिए. फॉर्म सबने भरती है, कोई ऐसे जिसका फॉर्म नहीं भरा गया अभी तक? आज क्या तारीख होगी है? 24 अक्टूबर है. 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो प्लीज टाइमली भर लो. और ओके वी वांट जेआरएफ. हेलो जी चंपा कुमारी जी. गुड इवनिंग पूजा. अनामिका क्या हुआ? अच्छा अनामिका. ठीक है. सभी थम्स अप दे दो, सभी पॉजिटिव बोलो. फॉर्म भर गया है मैम. ओके मैम पॉल्यूशन वाली पीडीएफ नहीं मिली है. ललिता राणा जी पॉल्यूशन वाली पीडीएफ अपलोड कर दी है मैंने. उसमें थर्मल पॉल्यूशन मीन सारे पॉल्यूशन अपलोड कर दिए मैंने. ठीक है. कौन सा आपका सेकंड यूनिट कौन सी है आपकी? सेकंड पेपर कौन सा है? सेकंड यूनिट नहीं, सेकंड पेपर कौन सा है आपका? ललिता जी कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, दिसंबर वाले कोर्स में जाना है, पेपर 1 में नोट्स में जाना है, और पीपल एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट बाय प्रियंका ऐसा होगा. डेट आ जाएगी जैसे पिछली बार हुआ था. वी ऑल्सो वांट जेआरएफ 100%. क्या लिखा है आपने? मैं समझ नहीं पाई. मैंने क्या लिखा है?
मुझे मिल गई मैम। नहीं आपको तो मिल गई। कौन थे ये? ललिता राणा थे। ललिता राणा ये बोल रहे मुझे नहीं मिली पीडीएफ। मैम ये कब पता चलता है कि एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट क्या है? नोटिफिकेशन या एनटीए वालों की? नोटिफिकेशन में पता चलता है कि एग्जाम की डेट क्या है। वही तो नोटिफिकेशन जब आप लोगों को जीतू सर शेयर करते हैं यूट्यूब पर, सारी नोटिफिकेशन आती है उनकी, वहां पे पता लगता है एग्जाम की डेट क्या है, कब कब एग्जाम है, एनटीए वालों की साइट पे। ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। ओके स्टार्ट करते क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। 7-6 हो गया। सॉइल पॉल्यूशन मीन्स की कौन सा पॉल्यूशन हो गया? यहाँ पे मिट्टी का हो गया। मृदा पॉल्यूशन प्रदूषण। एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब एडिशन की बात करें, जितने भी सब्सटेंस है, अगर एडिशन सब्सटेंस हमारे एयर में यूज हो रहे तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। एडिशन सब्सटेंस हमारे वाटर में यूज हो रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन भी पढ़ लिया है। वाटर पॉल्यूशन में हमने पॉइंट एंड नॉन पॉइंट भी पढ़ लिया। नॉइस पॉल्यूशन में भी हमने पढ़ लिया क्या क्या बीमारियां, क्या क्या डिसीज होती है। वाटर पॉल्यूशन की डिसीज भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और अब देखो यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन, एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट चेंज द क्वालिटी of soil by making it less fertile and unable to support life is called soil pollution. soil pollution का क्या मतलब हुआ कि जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी है ना उसको रिड्यूस करता है ये। जो मीन्स आपकी जो मिट्टी थी उपजाऊ बनकर वो क्या बन जाती है? बंजर हो जाती है। बंजर जमीन जो कि आपके लिए कोई भी फसल को नहीं उपजा सकती, तो वो होता है जी आपका सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कैसा कैसा होता है सॉइल पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू डोमेस्टिक सोर्सेज, प्लास्टिक बैग्स, किचन वेस्ट, ग्लास बॉटल्स एंड पेपर, इंडस्ट्रियल सोर्सेज, chemical residue, fly ash, metallic waste and agriculture residues, fertilizer and पेस्टिसाइड्स। ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो मिट्टी की गुणवत्ता को बदलकर उसे कम उपजाऊ। ठीक है, उपजाऊ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, मीन जहाँ पे फसल उग सकती है, बट कम उपजाऊ मतलब बंजर, बंजर टाइप बन जाती है जमीन। और वहां पे क्या होता है कि आपकी फसल नहीं उग पाती और जीवन का समर्थन करने में असमर्थ बना देता है, मिट्टी की गुणवत्ता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत। मृदा प्रदूषण घरेलू स्रोतों, प्लास्टिक बैग, रसोई अपशिष्ट, कांच की बोतल और कागज के कारण होता है। औद्योगिक स्रोत, रासायनिक अपशिष्ट, फ्लाई ऐश, धातु अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट, उर्वरक और कीटनाशक। ठीक है, मीन्स की जो दवाइयां यूज करते हैं ना, कीटनाशक दवाई, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है उसको बंजर बना देता है, मीन्स कम उपजाऊ हो जाती है हमारी मिट्टी। ठीक है जी, अब देखें सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूवल ऑफ, किसकी कॉल आ रही है? The process of detecting and removal of loosened soil particles by water, running water, groundwater, rain, sea waves, and the wind is known as soil erosion. Soil may be water, wind, each significant amount of soil loss every year in all. पानी, बहते पानी, भूजल, वर्षा, समुद्री लहर और हवा द्वारा ढीली मिट्टी के कणों को अलग करने और हटाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मृदा अपरदन कौन सा हो जाएगा आपका? जो बहता पानी हो गया, भूजल, वर्षा, समुद्री लहरें। ठीक है, पानी और हवा द्वारा ढीली मिट्टी के कणों को अलग अलग और हटाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थी मिट्टी। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पानी और हवा से मिट्टी चली गई, मीन्स उड़ गई पूरी तरह से। ठीक है, ये है मिट्टी और यहाँ पे आया पानी और यहाँ पे हवा और इसने पूरी मिट्टी को उड़ा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सॉइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन। पानी, भूजल, वर्षा, समुद्री लहरें। ठीक है, पानी और हवा से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, क्षरण हो सकता है। प्रत्येक हमारे यहाँ हर साल महत्वपूर्ण मात्रा में मिट्टी के नुकसान के योगदान देता है। इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें, कौन कौन सा होता है? एक होता है विंड, हवा से। ठीक है, इरोजन ऑफ हवा द्वारा।
रेगिस्तानों में बड़ी मात्रा में महीन मिट्टी के कणों और रेत के कटाव के वायु प्रदन के रूप में जाना जाता है। ये खेती योग्य भूमि पर फैलता है और इस प्रकार उस भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देता है। ठीक है। चादर का कटाव, जब पानी जमीन की सतह पर चादर की तरह चलता है, मीन्स की ऐसे पूरी तरह से फैल जाएगा पानी, तो यह मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को अपने साथ बहा ले जाता है। और यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों को की ढलानों, नदी तलों और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों पर समान रूप से घटित होती है। इस प्रकार के शरण को शीत शरण के रूप में जाना जाता है, जैसे कि बिहार में होता है। ठीक है। बाढ़ वगैरह आती है तो वो जो पानी की चादर होती है ना, मतलब पानी का जो बहाव होता है, वो अपने साथ सारी मिट्टी को लेकर जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी मिट्टी को, जो हमारी फसल को फसल देने के लिए जो जरूरी होती है, मीन्स की वो उपजाऊ मिट्टी को लेकर चला जाता है। फिर नाली का कटाव क्या होता है, जब पानी एक चैनल के रूप में ढलान से नीचे की ओर बढ़ता है तो ये मिट्टी को बाहर निकालता है और नालियां बनाता है। अब कैसे होता है, देखिए कि आपने नालियां ऐसे करके नालियां बनती है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पानी पानी रहेगा ना, तो मिट्टी कहाँ रहेगी, यहाँ पे मिट्टी तो रहेगी नहीं। तो जब नाली नाली बन जाती है, मीन्स इतना पानी बहेगा, ठीक है, नालियां सी बन जाएगी, तो आप फसल कैसे उगा सकते हो वहां पे फिर। तो नाली का कटाव और नालियां बनाता है, धीरे धीरे बढ़ती और एक क्षेत्र में फैल जाती है, और इस प्रकार की मृदा अप्रदन को नाली अप्रदन के। अब मृदा अप्रदन का मीनिंग ही क्या है कि खाली हो जाती है वो जगह, ठीक है, पानी के द्वारा और हवा के द्वारा जो मिट्टी है वो उड़ जाती है पूरी तरह से वहां से, या फिर बह जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, विंड से होगा, शीट से होगा और गली इरोजन, ये पूछा गया आपसे। नाली का कटाव, चादर का कटाव और हवा द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट होता है आपका जितना भी आपके घर घर में वेस्ट है, और जितनी भी चीजें वेस्ट है जिनको हम जलाते हैं, ठीक है, जिनको हम जलाते हैं, जो वेस्टेज सामान पड़ा रहता है। कुछ सामान ऐसा होता है जो जलने वाला होता है, कुछ सामान ऐसा होता है जो नहीं जलने वाला होता है। ठीक है, जो तो सामान जल गया इट मीन्स कि सही है, फिर ठीक है, फिर सही है, पॉल्यूशन होगा। बट जो सामान नहीं जल पाता उसी से होता है पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक, ठीक है, जो नहीं जलता, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, वही तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को फैलाता है, बट जो जल जाता है वो नहीं फैलाता। शिमला में आप भी वही हो, क्या हुआ, इस कोर्स रिवीजन के बारे में बता दीजिए। रिवीजन कहाँ बारिश हुई, अच्छा अपनी बातें चल रही है, अच्छा वाईफाई नहीं चल रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो, वेस्ट क्या है, बर्बाद करना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अपशिष्ट वे सामग्री है जिनकी अब तक आवश्यकता नहीं है और उन्हें फेंक दिया जाता है। इजी है, अपशिष्ट अवांछित अनुपयोगी सामग्री, और इसे ऐसे पदार्थ के रूप में माना जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, पता है यूएनईपी द्वारा बेसल कन्वेंशन अपशिष्ट को पदार्थों या वस्तु के रूप में परिभाषित करता है जिनका निपटारा किया जाता है या निपटाने का इरादा है या जिनके निपटान की आवश्यकता होती है राष्ट्रीय कानून के प्रावधान। अब किस किस टाइप के वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल, हजार्डियस एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ठोस अपशिष्ट, तरल, बायोमेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ओके जी, तो नेम से कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। अगर हम ठोस अपशिष्ट की बात करें, प्लीज ध्यान देना, सभी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इनको इजी मत लेना, बस ये कि नेम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट वो अपशिष्ट होते हैं जो आपकी या वाणिज्यिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री से तीन तरीके से वर्गीकृत किया जाता है इसकी उत्पत्ति के अनुसार: घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, निर्माण या संस्थागत सामग्री, जैविक सामग्री, कांच, धातु, प्लास्टिक, कागज आदि। मीन्स की ये ठोस है सारे, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हैं। ठोस का मतलब क्या होता है आपका, सॉलिड होता है ना, सॉलिड मीन्स कि हम जैसे छू सकते हैं, छूनी मीन्स कि जो पक्का होता है एक तरह से। खतरा, क्षमता, विषा, गैर विषीले, ज्वलनशील, रेडियोधर्मी, सकारात्मक आदि। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या होती है, जैसे कि मान लो आपकी सब्जियां होगी तो ये लिक्विड हो जाती है ना कहीं आ, पिघल, जैसे तरल, तरल अपशिष्ट, ये बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, ठोस क्या होता है, तरल क्या होता है। ठीक है, जब पानी के एक बार उपयोग किया जाता है और मानव उपभोग या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहता है तो इसे तरल अपशिष्ट माना जाता है, जब पानी एक बार उपयोग किया जाता है। ठीक है, तरल अपशिष्ट ना केवल अपशिष्ट जल है बल्कि इसमें वसा, तेल या ग्रीस, ये इंपॉर्टेंट है, वसा, तेल या ग्रीस, ये कीवर्ड है। FOG, प्रयुक्त तेल, ठोस पदार्थ, गैस से, गैस भी तरल होता है, कीचड़ तरल होता है, खतरनाक घरेलू तरल पदार्थ भी शामिल है। तरल कचरा आमतौर पर घरों के साथ साथ उद्योगों दोनों में पाया जाता है, जैसे कि आपकी सब्जियां भी अगर खराब हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं तरल है। ठीक है, कहीं ना कहीं तरल है ये। बट अगर सब्जी का डोंगा मीन्स कि जहाँ पे हम सब्जी, जिस पे हम कचरे में सब्जी रखते हैं, ठीक है, एक वो होता है ना ऐसी छपरी, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक का जो होती है बकेट, नहीं, जो भी होता है जिसमें हम सब्जियां रखते हैं, अगर वो खराब हो गया तो वो ठोस है, और इसके अंदर अगर सब्जी खराब होगी तो ये तरल है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, ओके।
तो ये इंपॉर्टेंट है। वसा, तेल एंड ग्रीस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तरल वेस्ट बताओ और सॉलिड वेस्ट बताओ। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकता है, मान लो कांच, धातु, प्लास्टिक दे दिया आपने और आपको, और तेल दे दिया, साथ में ग्रीस दे दिया और वसा दे दिया साथ में। ठीक है, और इसमें से पूछा गया कि हाँ आप तरल को चूज करो या फिर ठोस को चूज करो। स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 बना दिया, या फिर आपका ये बना दिया, वन लीनियर टाइप में बन गया, जैसे भी बन गया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बास्केट, हाँ जी बास्केट, हाँ बास्केट होगी ठोस और बास्केट के अंदर जो सब्जियां थी वो होगी तरल। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। अब बायोमेडिकल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं आप लोगों के, जो कि जो मनुष्य या जानवरों के बायोमेडिकल अपशिष्ट को किसी भी अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मनुष्य या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान। बायोमेडिकल आपको कहीं ना कहीं नेम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी वेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अनुसंधान गतिविधियों से उत्पन्न होता है या जैविक पदार्थ उत्पादन, उदाहरण सीरीज, सिरिंज होगी, सुई होगी, डिस्पोजेबल स्केल बेल हो गए, ब्लेड होगी। ठीक है, ये सारे बायोमेडिकल में मीन्स की जो हॉस्पिटल्स में चीजें यूज होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में जो चीजें यूज होती है वो सारी वेस्ट। अब हजार्डस वेस्ट कौन सा हो गया आपका, खतरनाक अपशिष्ट। खतरनाक अपशिष्टों को अपशिष्टों या अपशिष्टों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मनुष्य या अन्य जीवित जीवों या प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक बड़ा वर्तमान या संभावित खतरा पैदा करता है, क्योंकि वे प्रकृति में गैर विनाशकारी अस्थायी होते हैं, जैविक रूप से बढ़ सकते हैं, विषाशक हो सकते हैं या अन्यथा हानिकारक संचय प्रभाव कर सकते हैं। खतरनाक कचरे में कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व होते हैं जो अपने विषैले भौतिक, रासायनिक, कैंसर जन्य या दृढ़ता गुणों के कारण कैंसर का कारण बन जाते हैं। ठीक है, कैंसर का कारण बन जाते हैं ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व। विस्फोट या आग का संक्रमण जिसमें परिजीवों या उनके वाहकों द्वारा संक्रमण शामिल है, ये भी खतरनाक है। ठीक है, रासायनिक अस्थिरता प्रतिक्रिया या तीव्र दीर्घकालीन कैंसर, ये ठीक है, नाम से कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है हजार्डस वेस्ट। पढ़ लेना बाकी इनको। थर्मल पॉल्यूशन, ये हो गया जो हीट होती है ना, हीट, थर्मल का मतलब ही क्या होता है आपका, हीट। हीट से जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उसको बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा हीट हो जानी। ठीक है जी, बस इतना ही है ये। अब करते हैं हम रिन्यूएबल एंड आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इतना ही है, ज्यादा इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, वैसे आपको नेम से क्लियर हो रहा है। अप्लायंसेज, हॉस्पिटल अप्लायंसेज। ओके, अब करते हैं हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट। तैयार है सभी? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये देखो, ये है हमारा जो सिलेबस है। ठीक है, पीपल एंड डेवलपमेंट का। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं नेचुरल एंड आपका एनर्जी रिसोर्सेज में। कोई मुझे बताएगा कि एनर्जी होती क्या है, क्या होती है एनर्जी, और एनर्जी क्यों जरूरी है, होती क्या है एनर्जी? यहाँ पहुंच गए हम नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में। सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। इस टॉपिक में ये हमारा कवर है, ये हमारा कवर है, ये हमारा कवर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पहुंच गए, इसके बाद हम करेंगे नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, फिर ये सारे करेंगे। ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा हो गया है, 8 मिशन है जो इसकी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ये करेंगे, मॉनेटरी रियल, ये सारा करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, मीन्स के एक तो 3-4 दिन में आपका पीपल एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वर्क करने की यूनिट, हाँ, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं जो उसमें एनर्जी यूज हो रही है उसको बोलते हैं हम, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी का क्या मतलब है, ये मेरे पास बॉल है। ठीक है, बॉल में मैंने किक मारी तो मेरी ऊर्जा यहाँ पे यूज हुई, और ये जो बॉल है इसकी मूवमेंट चेंज हुई, उसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं एनर्जी, मीन्स की यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, जो कि एक, अगर हम यहाँ पे बात करें यांत्रिक ऊर्जा, जिसको कि हम कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में। अगर हम पीपल एंड एनवायरनमेंट में बात करें तो सिंपल बात ये है कि मीन्स जब मेरी ऊर्जा थी वो इस तरह से यूज हुई कि मूवमेंट हो रही है। जब मूवमेंट हो रही है इट मीन्स की एनर्जी यूज की गई है। ठीक है, मूवमेंट का होना ही एक तरह से एनर्जी को बोला जाता है। क्लियर है, मूवमेंट का होना एक तरह से एनर्जी को बोला जाता है। ओके, एबिलिटी टू डू वर्क, हाँ जी, मूवमेंट का होना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मूवमेंट का होना एनर्जी को बोला जाता है। अब देखो, हमारे पास 2 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, एक है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम इसकी बात करें ठीक है, न्यूएबल, इसको हम ना ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझना।
मीन्स कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, और जो एक तरह से हम बोले कि जो कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात अगर मैं इसके लिए बोलूं तो ये लेस पॉल्यूटेंट है, या फिर ये बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं देती आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और साथ के साथ नॉन कन्वेंशनल है ये। कन्वेंशनल कोई मुझे बताएगा कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? मैम आज की पीडीएफ सेंड कर देना, ठीक है जी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पावर, ठीक है। कुछ भी करने के लिए एनर्जी नेसेसरी है हमें, काम करने के लिए फिजिकल एनर्जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ट्रेडिशनल, वेरी गुड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, हाँ यही मैं चाहती थी आप लोगों से कि आप क्या बोलते हो कन्वेंशनल को। जो नॉन कन्वेंशनल है इट मीन्स कि ये क्या हुई, फिर मॉडर्न हुई। और अगर कन्वेंशनल होती तो हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल है। क्लियर है? अब देखो इसको इरेज कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। बस एनर्जी का इतना मीनिंग है, मूवमेंट होना, वो एनर्जी आ जाएगी आपकी, ठीक है। मूवमेंट होना तो एनर्जी आ जाएगी। अब अगर हम रीन्यूएबल की बात करें, हमने इसको कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। रीन्यू, ठीक है, इस तरह से हमने किया, मीन्स कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। ऐसे ही लिखना अपने नोट्स में भी, आपको, आप कभी नहीं भूलोगे। रीयूज कर सकते हैं, और जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, खत्म ना होने वाली ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होगी। और साथ के साथ ये लेस पॉल्यूटेंट है, या फिर नो पॉल्यूटेंट, या फिर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा इससे, होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। और क्या करोगे आप यहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल है। अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें आपको बताई। नॉन कन्वेंशनल है मीन्स कि आपकी अगर बोला जाए तो मॉडर्न है। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है एक तो रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर रिसोर्सेज क्या क्या है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, हाँ जी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी, बट हमने नेम से कहीं ना कहीं इसको क्या किया, हमने नेम से इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। खत्म ना होने वाली मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ लिख लेना इसको इस तरह से, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और बहुत बार बना भी है क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पीपल एंड एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के, बहुत इजी। अब देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ वाटर, कैसा है ये, नेचुरल है। अब ऐसा तो है नहीं कि नदी में गए आप और वहां से आपने एक बाल्टी पानी लिया और पानी वहां का कम हो गया, ऐसा होता है कभी? नदी में गए, ठीक है, और वहां से आपने पानी की एक बाल्टी ली, और आपके पानी की एक बाल्टी लेने से पानी कम हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता। सनलाइट है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज बहुत सारी धूप सेक ली तो आप अब कल धूप सेक ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो आज ही यूज कर लिया, अब आप कल कैसे यूज करोगे? सूरज का काम है, ये तो डेली आएगा ही आएगा, ठीक है। आज जिस दिन बादल होंगे उस दिन नहीं आएगा सूरज। क्लियर है? तो ये तो तब तक है सूरज चांद सितारे जब तक हम लोग हैं। ओके, तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है आपके, जहां से हम एक तो देखो, एक तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे और एक हम कन्वर्जन यूज करेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो सोलर कुकर, ये चलो आगे बताऊंगी। सनलाइट विच ऑलवेज एग्जिस्ट एंड विल नॉट एग्जॉस्ट, संसाधन नवीनीकरण संसाधनों में पानी, सूर्य का प्रकाश शामिल होता है, जो हमेशा मौजूद रहता है और खत्म नहीं होता है। यही चीजें तो मैंने आपको बताई कि खत्म ना होने वाला नेचुरल रिसोर्सेज, और आपके लेस पॉल्यूटेंट, नो पॉल्यूटेंट, नॉन कन्वेंशनल, और आपका साथ में रिसोर्स रीयूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, हाँ जी। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एनटीए वालों का ये फेवरेट टॉपिक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि एसटीजी एनटीए वालों का फेवरेट है, एमडीजी एनटीए वालों का फेवरेट है, एनएपीसीसीसी एनटीए वालों का फेवरेट है, और आपका पॉल्यूशन एनटीए वालों का फेवरेट है, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली, ये टॉपिक तो आप नहीं छोड़ के जा सकते हो। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइप्स आप कर लोगे अगर आपको मीनिंग पता होगा कि रीन्यूएबल एनर्जी कैसे है। तो हमने इसको कैसे किया, रीन्यूएबल, ठीक है। हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया दो भागों में, हमने बोला रीन्यूएबल मीन्स की जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हम यूज किसको कर सकते हैं, क्या खत्म नहीं होगा, सन आपका खत्म नहीं होगा, वाटर आपका खत्म नहीं होगा, विंड आपकी खत्म नहीं होगी, मीन्स हवा जब तक हमें है तब तक हम यूज कर सकते हैं। मीन्स हम जितना मर्जी सूरज के धूप का यूज करें, ऐसा नहीं कि आज मैंने यूज कर लिया मैं कल क्या करूंगी।
या फिर आज मैंने नदी से पानी निकाल लिया तो पानी कम हो जाएगा, या आज मैंने हवा ले ली, ऑक्सीजन जैसे हम ले रहे हैं तो हमें डेली हवा की जरूरत है और हवा है इन्वायरमेंट में, विंड। क्लियर है। अब देखो विंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रो पावर, सोलर, जियोथर्मल एंड बायोमास। जियोथर्मल मैंने पीवाईक्यूज में बताया था आपको परसों जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे, जब भी किए थे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि रिन्यूएबल एनर्जी है, एग्जाम में पूछा गया है कि जियोथर्मल आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। क्लियर है जी सबको। मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका, क्वेश्चन देखो तन्वी जी, इसका पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में विंड डाल दिया जाएगा, हाइड्रो पावर, सोलर डाल दिया जाएगा। क्लियर है। साथ में दे देगा आपको ऑयल एंड कोल। तो अब आपको बताना है रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, विंड, हाइड्रो पावर, सोलर, ऑयल एंड कोल। ऑप्शन आएगी इस तरह से, टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बाकी मीनिंग मैंने बता दिया आपको, इसको हाफ कर दिया था हमने डिवाइड, ठीक है। ऑप्शन ए है आपकी विंड, ऑप्शन बी है आपकी सोलर, ऑप्शन सी है आपकी ऑयल, ऑप्शन डी है आपका कोल। क्लियर है। और इसके बाद जो मेरे पास स्टेट में जो भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, 1 में आ जाएगा मेरा ए एंड बी, सेकंड में आ जाएगा मेरा सी एंड डी, थर्ड में आ जाएगा मेरा ए एंड सी, फोर्थ में आ जाएगा मेरा डी एंड बी। अब बताओ राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ देखा, ए बी एंड सी, क्या ए बी एंड सी। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है कि ऑप्शन 3 सही है कि ऑप्शन 4 सही है। ऑप्शन 1, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। साथ में क्या क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले, कि विंड क्या है, हाइड्रो पावर, सोलर, बायोमास एंड जियोथर्मल क्या है, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये टाइप किसका है, इनके मीनिंग। साथ में ये पता होना चाहिए कि जो टाइप्स है ये रिन्यूएबल का है कि नॉन रिन्यूएबल का है। अगर आपको रिन्यूएबल का मीनिंग पता है तो कहीं ना कहीं आप इसको फिर करेक्ट कर दोगे, क्योंकि रिन्यूएबल का मतलब रीयूज कर सकते हैं हम जिसको, यहां से हमने निमोनिक बना दिया रीयूज, RENUSE, ठीक है। रीयूज हम जिसको कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम इसको यूज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होगी। क्लियर है जी सभी को, ओके। अब अगर हम सेकंड देखें, एनर्जी के टू टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो टू टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से टू टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक है रिन्यूएबल है और एक है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास, मेनली एक तो रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, ये है कन्वेंशनल। क्लियर है, मीन्स ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, ओके। मोस्ट पॉल्यूटेंट है ये, पॉल्यूशन होता है जिससे, ठीक है। जो ये था ये हमारा लेस था या फिर नो पॉल्यूटेंट था हमारा ये क्लियर है। और ये ऐसा है जो खत्म हो जाएगा हमारे यूज करने पर, खत्म हो जाता है ये यूज करने पर, ठीक है। हम अगेन एंड अगेन इसको यूज नहीं कर सकते, अगर हम बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, हमें इसका लिमिटेड यूज करना होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया कि मोस्ट पॉल्यूटेंट आपका सबसे ज्यादा कौन सा है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, किसको आप यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन और किसको आप अगेन एंड अगेन यूज नहीं कर सकते। ओके जी, क्लियर है सबको। जियोथर्मल बताऊंगी अभी, सब बताएंगे, जियोथर्मल, बायोमास सब कुछ बताएंगे। वैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए थे मेगा जी, मुझे नहीं पता कि आपने अटेंड किया कि नहीं किया यूट्यूब पे, मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बताया था कि जियोथर्मल होता क्या है। जो आपके नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज होते हैं ना, वो होता है आपका जियोथर्मल, और वहां से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। ये सब कुछ बताएंगे मोहम्मद जी। अभी इतना समझ गए, सारे टाइप्स आगे सभी को समझ। चले अब नेक्स्ट। अब देखो, द एनर्जी वी यूज टू प्रोड्यूस पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग हैज एन इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जो हीट है ना, हीट, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी हीट से। क्लियर है। हीट, हीटिंग हैज एन इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मेक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चॉइसेस,
It is critical to consider energy source which are supplied based for the most part ठीक है however because this is non renewable source will run out. Renewable energy is defined as energy produced from naturally replenished means कि आप इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो. ये एग्जाम में टर्म बोला गया था. ये resources, we can encourage environmental sustainability by using renewable energy resources. Natural resources are material or object derived from the earth. Natural resources are classified into two types. There are natural resources that are renewable. They are referred to as a renewable because they can be produced again and never run out. ये भी important है. ये कीवर्ड है इनके. Again and again, never run out. ये सारे कीवर्ड है. और कीवर्ड हमने वैसे निमोनिक बना दिया. रिन्यूएबल रीयूज कर सकते हैं जिसको. तो जहां पे रीयूज हो गया मीन्स अगेन एंड अगेन, नेवर रन आउट. क्लियर है? ये हिंदी में देख लेना. अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से था? द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द अर्थ इन अनलिमिटेड. कौन सा? ये कीवर्ड है अनलिमिटेड कीवर्ड. ठीक है. अगर यहाँ पे अनलिमिटेड है तो मुझे ये बताओ कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपकी अनलिमिटेड है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपकी कैसी होगी? अगर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी असीमित है तो जो हमारी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो कैसी होगी? बस एक ही शब्द में रिप्लाई देना, ज्यादा नहीं, डिटेल नहीं लिखनी. ओनली लिमिटेड होगी. यस. क्यों लिमिटेड होगी? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उन चीजों को यूज कर रहे हैं जो खत्म हो सकती है. ठीक है, जो खत्म हो सकती है हमारे यूज करने से. हाँ जी, बस एक शब्द में. ये कीवर्ड है तो इसलिए कीवर्ड के साथ मैं पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता होगा. और ये कीवर्ड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मदद करेंगे. आपकी सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं होता. तो सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम कम से कम 500 अगर हम 500 भी अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ सारे टॉपिक इजी है. बट जब सारे टॉपिक एक मिक्सचर होके आपको पेपर 1 आएगा, पूरा मिक्स आएगा, टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन आपके 10 यूनिट मिक्स होके आएंगे, तो सारी चीजें हम नहीं माइंड में रख सकते. इसलिए कीवर्ड बनाने जरूरी होते हैं. ओके जी. अब मुझे पता है रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, बट एग्जाम के टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को मैं उल्टा कर दूं, नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल कर दूं, रिन्यूएबल को मैं आपका ये नॉन रिन्यूएबल कर दूं. तो ऐसा हो जाता है और हर एक इंसान के साथ होता है. इसलिए कीवर्ड बनाने जरूरी होते हैं जी. ठीक है. अब दीज कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू बी बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग एंड द इन्वायरमेंट. अब देखो अगर ये इक्वली बेनिफिट दे रहा है ह्यूमन को भी, इन्वायरमेंट को भी, इसलिए कि नो पॉल्यूटेंट मीन्स कि ये एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा इससे, अगर होगा तो बहुत कम होगा, ना के बराबर ये पॉल्यूटेड होगा. ये मानव और पर्यावरण के लाभ में समान रूप से योगदान करते हैं. ओके जी. गुड. अब देखो टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, ये हम डिटेल में कर लेते हैं, इसको इतना रहने दो. ठीक है. अब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे इमेज से कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है. सन का हम यूज कर रहे हैं. ये है आपका सन. ठीक है, सन है, सन की धूप आ रही है और जो ये छतों के ऊपर रखी होती है ना, टैंकियां रखी होती है. ठीक है. अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक ऐसा करके कुछ इसको बोलते हैं. ठीक है. एक होता है कि जब हम सन का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जो सन की हमारे पास हीट आ रही है, ताप आ रहा है, उसका हम डायरेक्ट यूज करें. फॉर एग्जांपल सोलर कुकर, तो मैंने डायरेक्ट यूज किया. और एक होता है कि जो सन का ये एनर्जी है ना, इसको मैं क्या करूँ? सेव करके रख लूँ. कन्वर्जन बोला जाता है जिसको. सेव करके रख लूँ ताकि मैं बाद में उसको यूज कर सकूं. फॉर एग्जांपल बैटरी में मैंने सेव करके रखा, बाद में मैं इसको यूज कर सकूं. इसको जो मैंने यहाँ से सेव करके रखा था. ठीक है. एक हो गया हमारा डायरेक्ट जब हम हीट का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका सोलर कुकर. और एक हो गया कन्वर्जन, कि जितना भी मेरे पास अब दिन में धूप आती है, रात को तो चांद होता है. ठीक है. पर जब वो दिन की धूप थी, मैंने उसको सेव करके रखा और मैंने रात को उसी से बल्ब जलाया. ठीक है. उसी से मैंने रात को क्या किया? बल्ब जलाया. बट मैंने रात को तो नहीं था सूरज, बट मैंने क्या किया? सेव करके रख लिया. और सेव करके कन्वर्जन करना, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का यूज करना, उसको बोला जाता है आपका सोलर एनर्जी, सोलर पैनल. हाँ जी. अब देखो सोलर एनर्जी इट इज डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी. सोलर एनर्जी इज फोटोवोल्टिक. हाँ जी, ये वाला देखो, इज कैप्चर्ड एंड यूज्ड टू जनरेट हीट और इलेक्ट्रिसिटी बाय पैनल्स और मिरर्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है यहाँ पे. ठीक है, इसका फोटोवोल्टिक. Cells, it is derived from the sun energy. Solar energy is captured and used to generate heat or electricity by panels or mirrors. Solar cells directly convert sunlight into electricity. Solar cells
directly convert sunlight into electricity. These heat absorption panel is used by solar thermal collector to generate electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो जाएगा आपका, पानी गर्म करने के लिए आपका यूज हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, सोलर मीन्स धूप, ठीक है। और अब देखो ये है आपका विंड। विंड क्या होता है कि अब हवा का मैंने यूज किया, कि जो हवा चलती है ना उसका मैंने यूज किया। जैसे मानो हम बाहर जाते हैं, ठीक है, हवा चलती है, तो हम तो कभी ध्यान नहीं देते कि हाँ हवा चल रही है, बट जो ये साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने ये बिजली बनाई है, उन्होंने क्या देखा कि यार हवा चल रही है तो क्यों ना इसका यूज किया जाए, क्यों ना इसका यूज किया जाए। तो जब हवा चलेगी तो ये घूमेगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे टाइटल्स है ये क्या करेंगे, ये घूमेंगे यहाँ पे, और जैसे ये घूमेंगे तो ये यहाँ पे जो पानी होगा ना उसको ऊपर लेके जाएंगे, ये इस पानी को ऊपर लेके जाएंगे बहाव के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, जब तक मैं इसमें किक नहीं मारूंगी ना, ठीक है, मुझे ऊर्जा का यूज करना पड़ेगा, जब तक मैं इसमें किक नहीं मारूंगी ये क्या है, ये बॉल आगे नहीं जाएगी। तो इसको आगे ले जाने के लिए मूवमेंट मीन्स की एनर्जी का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, मूवमेंट, मूवमेंट का होना है, इट मीन्स की वो एनर्जी बन गई, फिर क्लियर है। अब यहाँ पे अगर ऐसे ही खड़े रहेंगे, ठीक है, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। अब जैसे हवा चलेगी ये चक्कर घूमेगा और ये यहाँ से यहाँ को विद्युत देगा, मीन्स की लाइट देगा, ठीक है। मैम अगर ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ा होता तो आज शायद ये सारी चीजें याद होती, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई किया था इसलिए आज इतना मुश्किल होता है। कितना परसेंटेज आएगा इस बार, हमारे टीचर ने ध्यान नहीं लिया कभी, बस जो लिखा है उससे रात को अच्छा मार्क्स। अच्छा हाँ ये तो है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि अभी भी अगर आपके अंदर अभी भी ये चीज है ना कि पढ़ना ही नेट जेआरएफ के लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लो। नेट जेआरएफ अगर हो जाता है और नॉलेज नहीं हुई ना, तो जब क्लास में पढ़ाने जाओगे ना तो इतने हंसेंगे ना बच्चे, बेइज्जती करेंगे, और वो टाइम आपको ऐसा लगेगा कि काश कंसेप्ट क्लियर कर लिए होते उस टाइम पे। तो कभी भी ये नहीं करना है कि हाँ अच्छे से मेहनत करो फल डेफिनेटली मिलेगा। वो एक कहावत है ना कि कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर, तो वो कहावत कहीं ना कहीं सही है, मुझे जहां तक लगता है हमें वो मेहनती बनाती है। कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, मीन्स अभी मेरा तो जब था, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जब नेट जेआरएफ का, मैंने ये छोड़ दिया था कि नेट जेआरएफ ठीक है, पढ़ रही थी नेट जेआरएफ के लिए, बट मेरा जो फर्स्ट ये मेरा सेकंड फोकस था नेट जेआरएफ, बट जो मेरा फर्स्ट फोकस था वो ये था कि कंसेप्ट क्लियर करने मुझे आना चाहिए, बस जो भी पढ़ रही हूँ मेरे को वो टॉपिक आना चाहिए, ये था। सेकंड था मेरा, सेकंड फोकस था मेरा नेट जेआरएफ, बट फर्स्ट फोकस था मेरा कंसेप्ट क्लियरिटी, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मींस मुझे चीजें आनी चाहिए, बस मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ। टाइम बहुत लगा क्योंकि मैं खुद भी एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई ऐसा नहीं होगी जैसे स्कॉलर्स होते ना 80s 90s में, कभी नहीं मिली इतनी परसेंटेज, तो 80s 90 तो कभी नहीं, 70 तक पहुंचे जी बस, 70% तक, इससे ऊपर नहीं गए कभी। अब चांस मिला है अब कर लो क्लियर, हाँ सही बात है मोहम्मद जी, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। अब देखो विंड एनर्जी कैन बी यूज टू गेट मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विद टर्बाइन्स, ठीक है, ये टर्बाइन्स है आपके ये, और ये घूमेगा। आपने कई बार देखा होगा ना जो यांत्रिक यांत्रिक मैंने क्या बोली थी आपको, ऊर्जा बोली थी ना, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। जब हमारा जो लैपटॉप में फैन होता है ना कहीं वो भी घूमता है, और फिर वो क्या होता है कि वो ठंडा कर देता है चीजों को। और गाड़ी में भी ऐसी कुछ चीजें होती है जो घूमती है, ठीक है, जो घूमती है मीन्स मूवमेंट होना, मूवमेंट होगी तब एनर्जी आएगी, ओके जी। तो घूमना, जब ये घूमेगा ना, ये घूमेगा तब यहाँ से जो पानी है वो ऊपर उछलेगा, ऐसा कुछ समथिंग है, मुझे भी ये डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने किए नहीं है वैसे ये डिटेल में, बट इतना पता है कि यहाँ पे जब ये घूमेगा तो पानी ऊपर आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके कुछ इसके वो बनती है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो विंड एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल इज स्ट्रक्चर विद ब्लेड्स दैट कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी, इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स इन्होंने हवा का हम तो हवा का यूज करते हैं जी सांस लेने के लिए, बट इन्होंने क्या किया कि हवा है इसका हम यूज करेंगे एनर्जी में। क्लियर है जी सबको, ओके जी। नेक्स्ट देखो विंड हो गया हमारा, जियोथर्मल एनर्जी, देखो मागमा हॉट। अब जियोथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें, जो आपका हॉट वाटर है, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स है जो आप लोगों के, ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज, आपने गर्म पानी देखा होगा, ठीक है,
जो गर्म पानी होता है कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से, अब ऐसा नहीं कि आपने रॉड लगाई, आपने गीजर लगाया फिर पानी गर्म हो रहा है, ये नेचुरली गर्म पानी है यहाँ पे। जो जियोथर्मल है, जियो मीन्स की आपकी भूमि, ठीक है, और थर्मल मीन्स की हीट, ठीक है, धरती, जियो मीन्स धरती और थर्मल मीन्स हीट। ऑटोमेटिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से जो पानी है वो गर्म है। अब इस गर्म पानी का यूज किया जा रहा है जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जनरेटर्स को बनाने के लिए। तो और जो यहाँ से फिर ये ऐसे करके यहाँ से देखो इसको बनाने का तरीका, एनर्जी, फिर यहाँ पे जो एनर्जी का यूज करेंगे ये ऐसे साइंटिस्ट जो भी होते हैं जो विद्युत बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी, इट इज एनर्जी डिराइव फ्रॉम द थर्मल, थर्मल मीन्स की हीट के द्वारा ये एनर्जी को बनाएंगे कि जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा और जो ठंडा यहाँ से आएगा, ठंडा पानी यहाँ से जाएगा गर्म पानी, और जो गर्म पानी होता है वो हमेशा जल्दी से बाहर आ जाता है, जो गर्म पानी होता है। जैसे कि हमारे गीजर ही देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे करके यहाँ से ठंडा पानी जाता है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इट इज एनर्जी डिराइव फ्रॉम द थर्मल एनर्जी स्टोर इन द अर्थ, मीन्स अर्थ में है जो गर्म पानी है, हीट, थर्मल मीन्स की हीट, जो गर्म पानी उसको स्टोर करके रखते हैं, वोल्केनोज एंड हॉट बेवरेज यूज्ड टू कैप्चर दिस एनर्जी एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड और यूज्ड बाय इंडस्ट्री ऑफ वाटर हीटिंग अदर। ये यह पृथ्वी में संग्रहित तापीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा है। ज्वालामुखी और गर्म पेय पदार्थों का उपयोग इस ऊर्जा को पकड़ने के लिए किया जाता है और फिर उद्योगों द्वारा जल तापन और अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित या उपयोग किया जाता है था, ठीक है। हाइड्रो पावर, अब ये हाइड्रो का मतलब आपको पता है, बताया था मैंने कहीं ना कहीं, क्या मीनिंग होता है हाइड्रो का, जल्दी से बोलो, हाइड्रो का क्या मीनिंग होता है। हाँ ये भी बताऊंगी गुड्डू जी कि विंड पावर आपकी कितनी यूज होती है, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है एग्जाम में, विंड, सोलर और ये, ठीक है। वाटर, पानी, हाइड्रो का मीनिंग ही क्या है आपका, पानी। अब नाम से क्लियर है, हाइड्रो मीन्स पावर, पानी से क्या हो रही है, एनर्जी हो रही है। अब मान लो एक डैम है या फिर एक रिवर्स है, जैसे ये डैम बनते हैं, रिवर्स बनते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना, जैसे कि हमारा इधर सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी है, भाखड़ा बांध है, ओके। अब देखो जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरल चीजों को भी यूज किया जाता है, मीन्स पानी तो आपको पता है नेचुरल है, और साथ में क्या होता है, ग्रेविटी का भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो पानी का बहाव है ना, पानी को रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है तो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ से पानी को छोड़ दिया जाएगा, और आपको पता है अगर रोका हुआ पानी छोड़ा जाएगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में ये नीचे जाएगा, और मूवमेंट का होना ही एनर्जी है। मैंने क्या बोला, मूवमेंट का होना ही एनर्जी, और ये जो मूवमेंट होगी ना स्पीड में, जो ये पानी नीचे जा रहा है, और इससे ये पता नहीं कैसे कैसे करके ये विद्युत बनाते हैं। वाटर इनटेक, ट्रैश ट्रैक, डैम, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पानी को रोका और यहाँ से इसकी वाटर फ्लो हो गया बहुत ज़्यादा स्पीड में, मैन स्टॉक, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, टरबाइन, हाँ ये देखो टरबाइन, ये है यहाँ पे टरबाइन, जो हमारे इसको चक्कर जो भी है यहाँ पे बैटरी है या कुछ भी लगा उसको घुमाएगा, और जैसे ही ये घूमेगी वैसे ही आपका क्या है, ऊपर की ओर पानी जाएगा, हीट जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ पे जनरेटर, ठीक है, और जो वो हीट जाएगी, हीट से आपकी एनर्जी बनेगी, जो ताप जाएगा उस ताप के कारण एनर्जी बनेगी, वाटर डिस्चार्ज, क्लियर है। ये सारी चीजें और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बन के आ जाएगी जी, लॉजिक ये बनेगी। ये टरबाइन, ये इंपॉर्टेंट है, टरबाइन ये हर जगह यूज होगा आपका टरबाइन, फिर चाहे वो जियोथर्मल है, फिर चाहे वो आपका, टरबाइन का मतलब है कि जब वो मूवमेंट हो जाएगी, घूमेगा, जब वो टरबाइन होगा, ठीक है, घूमना मीन्स के, हाँ मूवमेंट का होना जरूरी है, अगर मूवमेंट नहीं होगी ना राखी मिश्रा तो लाइट नहीं मीन्स की विद्युत, विद्युत ऊर्जा नहीं होगी, मूवमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वो हमने विंड एनर्जी पढ़ा वहां पे भी टरबाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मीन्स की जो ऐसे पकड़ के वो बने होते ना पंखे जैसे, अगर वो नहीं घूमेगा तो जो आपका पानी है ना नीचे से वो ऊपर नहीं आएगा, और पानी को हीट होगी, जैसे ही वो घूमेगा ना वैसी हीट होगी पानी की, और जो गर्म पानी होगा उसी से आपकी एनर्जी बनेगी, हीट से बनेगी एनर्जी हमेशा, ठंड से नहीं बनेगा, ठंड से नहीं बनेगा, आपकी हीट से एनर्जी बनेगी। तो उसको हीट देने के लिए हम क्या करें, हवा का यूज करें, ये जैसे ही घूमेगा पानी ऊपर आएगा, और इस तरह से वो ऐसे ऐसे करके जनरेटर वगैरह जो भी है विद्युत बनाएंगे। और साथ के साथ सोलर में भी कहीं ना कहीं, अगर तो हम कन्वर्जन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बैटरी में सेव करके रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, ठीक है। फोटो वोल्केनिक था उसका कीवर्ड, है ना। सोलर वाला, विंड वाला हो गया आप लोगों का, जियो थर्मल हो गया, वो भी कहीं ना कहीं आपका नेचुरल वाटर का यूज किया जाता है जियो थर्मल में, गर्म वाटर का, हॉट स्प्रिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, गर्म पानी का वो है जियो थर्मल, मीन्स जो भूमि से गर्म पानी निकलता है। और हाइड्रो पावर, पानी का इन्होंने यूज किया यहाँ पे, हाइड्रो मतलब पानी का यूज किया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, डैम और रिवर्स वगैरह से जो बनता है।
हर एनर्जी में वाटर यूज हो रहा है, हाँ वाटर यूज हो रहा है, बट सोलर में सूरज है, सोलर में नहीं हो रहा वाटर यूज। सोलर में धूप लग रही है, फिर उससे पानी गर्म हो रहा है, हाँ ये तो है, कहीं ना कहीं पानी गर्म हो रहा है, बट सोलर हम और भी, जैसे हम बैटरियों में सेव करके रखते हैं ना, लाइट के लिए भी कई बार बैटरियां हम करते हैं, बैटरियों में हम उसको सेव करके रखते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है जी। बायो एनर्जी, अब देखो बायो एनर्जी आपकी वो एनर्जी होती है जो वेस्ट होती है, जैसे कि गोबर, सीएनजी गैसेस आपकी, जिसको ग्रीन गैस भी बोला जाता है, ठीक है। अब सीएनजी गैसेस होती है, जैसे मान लो खेतों में से पत्ते और ऐसी वो उगाई जाती है, जो जलाएंगे ना जब, तो उससे निकलेगी सीएनजी गैस, ऐसे पत्ते ऐसे पौधे, मीन्स की वेस्ट। बायो एनर्जी का मतलब ही क्या है, जितनी भी वेस्ट चीजें हैं जिनको हम जलाते हैं, वेस्ट मतलब ऐसा भी वेस्ट नहीं है, हाँ मतलब इतना वेस्ट भी नहीं बोलेंगे, जिनको हम जलाते हैं चीजों को, ठीक है, और उस जलाने से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट के कारण, हीट से क्या बनेगी आपकी एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब देखो वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स, ट्रैश गार्बेज हो गया, सीवेज हो गया, एनिमल मैन्योर हो गया, मीन्स की गोबर, ठीक है, इससे भी आपकी एनर्जी बनती है। वुड हो गया, इसको जलाने से या फिर इस तरह से, आप देखो बायो एनर्जी या फिर बायोमास, सेम ही थिंग है, ठीक है, बायोमास या बायो एनर्जी बोलो, सेम है दोनों, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने बायो एनर्जी पढ़ाया था एग्जाम में तो बायोमास आ गया, अब हम इसको रिन्यूएबल में करें कि नॉन रिन्यूएबल में करें। यहाँ पे देखना, बायो एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम बायोमास विच इज, हाँ यहाँ पे ठीक दिया तो ठीक है, विच इज एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, दिस बायोमास कंटेन केमिकल एनर्जी एंड व्हेन बर्न, देखो burned provide bioenergy, the heat produced is being used to generate electricity and power generators। बायोएनर्जी बायोमास से बनाई जाती है, जो जानवर और पौधों का अपशिष्ट है, इस बायोमास में रासायनिक ऊर्जा, अब सीएनजी जो है ये कैसी है, ये पौधों से बनती है, मीन्स कि ऐसे ट्रीज, ऐसे पत्ते उगाए जाते हैं जिनको जलाकर हीट प्रोड्यूस होती है, और फिर बदली आपकी सीएनजी, जिसको ग्रीन गैस बोला जाता है, और जब इसे जलाया जाता है तो ये जैव ऊर्जा प्रदान करती है, उत्पादित ऊष्मा का उपयोग बिजली और बिजली जनरेटर बनाने के लिए किया जाता है। ये सारे कीवर्ड है और बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। गोबर गैस, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सभी को। रिन्यूएबल एनर्जी क्लियर है, चले अब नॉन रिन्यूएबल पर। बाकी जो इसका सोलर विंड और वो है ना, वो मैं बता दूंगी कितना कितना है, वो 200 वॉट और 160 वॉट वाला, वो वैसे वाला है ना, कि बता दिया जाए साथ के साथ ही ना ज्यादा। मैं सोच रही थी नॉन रिन्यूएबल भी, क्योंकि ये फैक्ट है ना, ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे ऐसे, तो सोच रही थी कि फिर ये क्या ही बताना, भी ये चीजें तो बता लूं। नॉन रिन्यूएबल करते, ठीक है। अभी बताओ किसी का कोई डाउट है रिन्यूएबल में। एक चीज कर लेना कि जो आपका जियो थर्मल है ना, इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना। वैसे तो हमने पीवाईक्यूज में पढ़ा था कि इसमें माग्मा भी आता है, मैग्मा, ठीक है, वो चीजें हमने पढ़ी थी। साथ में बता दीजिए, क्या बताऊं साथ में दीपमाला जी, साथ में बताऊं, रुको नॉन रिन्यूएबल कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। जियो थर्मल एक बार देखो, जियो थर्मल हॉट स्प्रिंग देखे आपने, गर्म पानी के स्रोत देखे जो नेचुरली होते हैं, नेचुरली गर्म पानी होता है, वहां से बनती है आपकी एनर्जी जियोथर्मल। जो वो हीट, जियो मीन्स धरती, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। जो धरती से आपका हीट, धरती से जो आपका गर्म पानी है ना, धरती से जो आपका गर्म पानी आ रहा है, उससे एनर्जी बनती है, उसको यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। नॉन रिन्यूएबल, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, नॉन रिन्यूएबल को छोटे शब्दों में डिस्क्राइब करो। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या रिसोर्सेज कौन सी हो जाएगी आपकी, छोटे शब्दों में डिस्क्राइब करो जल्दी से। हाँ जी, वॉल्केनोस। अनलिमिटेड, नॉन रिन्यूएबल अनलिमिटेड हो जाएगी, क्या बोल रहे हो, कन्वेंशनल ठीक है, लिमिटेड ऑयल ठीक है, लिमिटेड। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोलो जो एग्जाम में पूछी गई थी, मैंने बोला भी था कि एग्जाम में पूछा गया, मॉडर्न अनलिमिटेड, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल की बात हो रही है, ओनली नॉन रिन्यूएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, जो मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो, नो नो, ये तो टाइप बता रहे हो आप, ऑयल तो टाइप बता रहे हो, छोटे शब्दों में इसको मीनिंग बताओ इसका, टाइप मत बताओ, मीनिंग बताओ। पॉल्यूटेंट, वेरी गुड, किसने बोली है ये बात, मेघा जी ने, यस, एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को फैलाती है, जो मोस्ट पॉल्यूटेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड है, सभी ने ठीक बोला है, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई गलत बोलता है,
कोल बोला है, ऑयल बोला है, सबने ठीक बोला है, बट मोस्ट पॉल्यूटेंट ये मैं चाह रही थी कि कोई ये भी बोले, बाकी सबने ठीक बोला है, क्योंकि कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था ना। बाकी जिसने रिप्लाई किया मीन सबने आपने बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली बोला है, बट क्या है ये ज्यादा पॉल्यूशन को फैलाती है, आपकी मोस्ट पॉल्यूटेंट है ये, ठीक है। अब द फॉर्मेशन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स इज वेरी सिमिलर। अच्छा, जो फॉसिल फ्यूल्स है ये कहाँ और किसका वो है, ये कहाँ यूज होता है फॉसिल फ्यूल्स? सल्फर डाइऑक्साइड में एंड आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। Earth geography was very different hundred of millions of years ago. Even before the appearance of the a large portion of planet was covered by broad shallow seas and ये सभी जीवाश्म ईंधन का निर्माण बहुत समान है लाखों वर्ष पहले यहाँ तक की, ठीक है। These ancient wetland home plant energy death ocean lake when plant animal died they stored energy was released। इसको रहने दो रहने दो रहने दो। अच्छा ये पढ़ते हैं, इट लुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द डेड प्लांट्स टू सिंक टू सी फ्लोर एज मोर रॉक्स एंड मृतक पौधों को समुद्र तल तक डूबने में काफी समय लगा। जैसे जैसे अधिक चट्टानें और तलछट ऊपर जमा होती गई, पृथ्वी पर दबाव और गर्मी बढ़ती गई। इस वातावरण में पौधों और जानवरों के अवशेषों, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से जीवाश्म ईंधन का निर्माण किया जाता है। बड़ी संख्या में गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत बड़े उप सतह पार के जलाशयों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से आपके? फॉसिल फ्यूल्स आर अचीव्ड बाय द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जांपल्स नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल। ये एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं पूछा गया है, कम से कम 10 to 20 बार ये टाइप से पूछे गए हैं, टाइप्स ही पूछे गए हैं। और इन टाइप्स को किस में मिक्स कर दिया जाता है? रिन्यूएबल के साथ मिक्स कर दिया जाता है आपको फंसाने के लिए, ठीक है जी। नहीं जी, जो पूछी गई चीजें ना बहुत बार रिपीट होती हैं। अगर मान लो पिछली बार अगर मान लो पिछली बार आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ लिया, तो इस बार वन लीनियर में पूछ सकते हैं। ऐसा ऐसा होता है, टॉपिक रिपीट होते हैं आपके, इन टॉपिक में से निकालेंगे वो क्वेश्चन। तभी बोलते हो डिटेल में टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं आपको एनटीए के लिए, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूल हो गया आप लोगों का, ठीक है, जो कि आपके एटॉम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनसे बनता है आपका न्यूक्लियर, ठीक है, फ्यूल। Urane is a very general example of nuclear fuel. Nuclear power delivers 6% of total energy and 13 to 14% of world electricity. Advantages of non-renewable resources. Non-renewable resources are affordable. For example, diesel and oil. ये हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल। इजीली एक्सेसिबल एंड कैपिटेबल, इट इज इजी टू स्टोर, इसको स्टोर करना इजी है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो रिन्यूएबल को स्टोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। रिन्यूएबल को स्टोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट इसको स्टोर करना इजी है, ओके जी। अब देखो गैर नवीनीकरण संसाधनों के प्रकार और उदाहरण। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है। फॉसिल फ्यूल्स किससे प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से प्राप्त होता है जी आपका जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोयला हो गया, तेल हो गया आदि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल, ऑयल, डीजल एंड आपका पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल भी लिख लेना साथ में। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जब हम मान लो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, वो एनर्जी कब देता है? कोई बताएगा मुझे? जब हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो एनर्जी कब देता है? नेचुरल गैस बताऊंगी ना कैसे बनेगी, है नेचुरल गैस, बताएंगे आपको। पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जब पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो वो एनर्जी के रूप में कैसे यूज होता है, क्या होता है उसमें? जब स्टार्ट करते, नहीं जी, जो पेट्रोल है ना वो हाँ स्टार्ट करते, ठीक है, सही बात है, वो ना जलता है, जब वो जलता है तभी वो एनर्जी देता है। जलना पड़ता है पहले पेट्रोल को, तभी एनर्जी, तभी तो धुआं निकलता है। जल रहा है अंदर से पेट्रोल, फिर वो एनर्जी दे रहा है। और देखो दो चीजें होती है गाड़ी में, एक होता है इंजन, एक होता है कूलर। इन दोनों का काम है, कूलर का काम है ठंडा करना, इंजन का काम है गर्म करना। अगर गर्म ही गर्म होता रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान है, ठंडा ही ठंडा होता रहेगा तो बहुत बड़ा नुकसान है, मीन्स की मूवमेंट हो रही है। और मैंने क्या बोला, एनर्जी बनेगी कब? क्या था मेरा कि एनर्जी कब बनेगी?
एनर्जी कब बनेगी, सिर्फ एक शब्द में बताओ मुझे। अभी अभी तो जस्ट बताया है। मूवमेंट होगी जब, जब मूवमेंट होगी तभी एनर्जी बनेगी। विदाउट मूवमेंट कोई भी एनर्जी, हाँ हीट एंड मूवमेंट। हीट होगी मेनली। हीट भी नहीं बोलना है, अगर हीट भी इतना एक्यूरेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। बट मूवमेंट जब होगी तभी एनर्जी बनेगी, विदाउट मूवमेंट नहीं बनेगी। स्टार्ट होने पर ही फ्यूल, हाँ जी, स्टार्ट होने पर फ्यूल जलता है। सृष्टि जी मैंने तभी बोला कि हाँ ठीक बोला है वैसे, कि जब स्टार्ट करेंगे तब तब जो फ्यूल है वो जलेगा। अब देखो ये ठीक है, इजी, इट इज इजी टू स्टोर। ये ना आप लोगों से डिफरेंस बिटवीन में पूछा जा सकता है, मीन से कि हाँ जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उनको थोड़ा स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, बट नॉन रिन्यूएबल को स्टोर करना इजी हो जाता है, क्योंकि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वहाँ पे स्टोर करने के लिए काफी चीजें चाहिए, कन्वर्जन पीरियड जो है वो काफी लंबा होता है, काफी चीजें चाहिए स्टोर करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हेन द एनर्जी इज ऑल यूज्ड अप इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड अगेन, मीन्स की बार बार जो, और जो आपकी रीन्यूएबल एनर्जी है इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है और इसको यूज भी किया जा सकता है अगेन एंड अगेन, मीन्स ये खत्म नहीं होती। इट एस्केलेट्स ग्रीन हाउस गैसेज, यह जब सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इसे दोबारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यह ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है। और आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज आपकी हार्मफुल है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही ग्रीन हाउसेज गैसेस बनी है, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग का क्या मतलब होता है, हीट। और जब हमारे इस पे जो हमारी पृथ्वी है स्ट्रेटोस्फेरिक है ओजोन, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक और ट्रेसोमिन्स की है ना लेयर्स जो है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी ना, तो जो हमारे क्लाइमेट है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस ही कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा। अब देखो एग्जांपल्स वही है, नॉन रिन्यूएबल में कोल हो गया, कोयला, इससे एनर्जी बनती है जी। न्यूक्लियर हो गया आपके एटॉम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सारे न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ऑयल हो गया आपका, इसमें ऑयल में क्या आएगा, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। एंड आपकी नेचुरल गैस होगी, प्राकृतिक गैस होगी। ओके जी। हाँ, नो रिप्रोडक्शन, मीन्स की अगेन एंड अगेन अगर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं खत्म होने का फिर डर रहता है। सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और पीडीएफ ना आज नहीं मिलेगी इसकी, क्योंकि इसके बाद ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग और हमने कल करेंगे, हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस करेंगे कल, ठीक है। और क्या करेंगे, हाँ ये करेंगे, फिर कल ही दूंगी पीडीएफ पे, ठीक है। अभी 9 PM आपकी क्लास होनी है। 9 PM आपकी जो क्लास होगी वो होगी जी आप लोगों की रिसर्च एप्टीट्यूड 2022 प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर, तो जुड़ जाना 9 PM, ठीक है। ओके जी, बाय बाय। और इसके टाइप और मीनिंग प्लीज आज के आज ही याद कर लेना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, पर क्या है रिवीजन करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, जब मिक्स होके आएंगे ना सारे टॉपिक तब नहीं पता लगता। एक एक टॉपिक इजी होता है पढ़ना, बट जब सारी चीजें मिक्स होके आ जाती है ना, सारा रिसर्च, टीचिंग, हायर एजुकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सारी चीजें मिक्स होके आ जाती है, फिर वहां पे कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है माइंड में, कि पढ़ा तो था बट पढ़ा क्या था। कीवर्ड के साथ याद कर लेना आज के आज ही, ठीक है। और पीपल एंड इन्वायरमेंट बहुत इजी है, इसके नोट्स बना लो और इसको साथ साथ में याद करते जाओ, वैसे भी दिसंबर में एग्जाम तो है ही, फिर रिवीजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी पीपल एंड एनवायरनमेंट को, कीवर्ड के साथ याद करना है इसको। ओके, टाइम हो गया, ठीक है फिर, ओके बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। मैम मंजू मैम कहाँ गई, मुझे नहीं पता। मैम लहंगा लिया क्या आपने मिस अफरीन जी को मेरे लहंगे की टेंशन पड़ी। लहंगा कहाँ पहना, शिमला में ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मुश्किल से पहनूंगी लहंगा, ठंड सहन नहीं कर सकती मैं। कुछ और पहन लेंगे, लहंगा नहीं पहन पाऊंगी, बहुत ज्यादा ठंड है। दिसंबर में तो और ज्यादा ठंड हो जाएगी ना फिर। हाँ, अगर मुझे कोई खरीद के दे सकता है लहंगा तो देख लो फिर। ओके जी, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई करो अभी प्लीज सभी। ओके मैम, बस फोटोज आ जाने चाहिए।